जलवायु सम्मेलन में शामिल होने दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, लगे मोदी मोदी के नारे। उत्तरकाशी टनल से निकले मजदूरों का अपने अपने घर पहुंचने का सिलसिला जारी। आज शाम राइट माइनर से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल, अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में जारी रहेगी पाबंदियां। बीजेपी के खिलाफ आपका सिग्नेचर कैंपेन में भी केजरीवाल शुरू। और सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता से ली जाएगी राय। और चुनाव खत्म होते ही गैस के दामों में उछाल का ऐलान। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 25 रुपए तक हुआ महंगा। नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और शुरुआत चोरू खबर से आपको बता दें, जहां पर राजीनामा देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें, राजस्थान की चूरू से यह खबर है। सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में लोक अदालत की प्रेरणा और डोर स्टेप काउंसलिंग से एक मामले का निस्तारण किया गया है। इस मामले में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंडर में विचाराधीन मामले में दुकान खाली कराने और बकाया देने को लेकर मामले में राजीनामा कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही पक्षों को न केवल समय बल्कि धन की बचत हुई है। भविष्य में लोक अदालत 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होनी है, जिसमें आमजन के कोर्ट में चल रहे अपने मुकदमों का इसी प्रकार से राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवाया जा सके। और इसी दौरान दोनों ही पक्षकारों ने लोक अदालत के प्रयासों की सराहना की है। सिविल वाद फरवरी 2023 को दीपक कुमार बनाव सांवरमल जरिए मुख्तार आकाश ओम प्रकाश सोनी द्वारा सिविल न्यायालय महोदय विधायक के समक्ष पेश किया गया था, जिसको लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षकारों के बीच में आपस में समझाइश करके दोनों पक्षकारों को आपस में राजीनामा कर लिया है। लोक अदालत की भावना से राजीनामा किया, जिसके कारण दोनों पक्षकारों को धन की हानि होने से बचत हुई है, समय की बचत हुई है और दोनों ही पक्षकारों का व्यवहार भविष्य में अच्छी तरीके से बना रहेगा। परिवार की तरह रहेंगे, भाई भाई की तरह रहेंगे। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी भी लोक अदालत के इस त्यौहार में आपस में पक्षकार राजीनामा करें और समय और धन की। खबर धौलपुर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। इस बीच यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धौलपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ अतिरिक्त ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके चलते स्टेशन के मेन गेट से यात्रियों की आवाजाही बंद रखी गई है। हालांकि रेलवे ने ओवरब्रिज से आवाजाही तो शुरू करा दी, लेकिन मेन गेट से दूरी की वजह से यात्री इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच नए रेल ट्रैक के किनारे रेलवे ने भूमिगत केबल बिछाने के लिए हुई खुदाई से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई यात्री तो सामान ले जाते समय घायल भी हो चुके हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी की ओर से यात्रियों की सुविधा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हुए 25 नवंबर को आखिरकार विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी आई है मतगणना की। आपको बता चले, चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना मेजर नरवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान पहली बार गणना में लगे क्रमिक सहित अन्य कर्मचारियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में गुजरना होगा। वहीं मतगणना परिसर में मोबाइल और अन्य डिवाइस पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। और इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि 3 दिसंबर को 5 विधानसभा क्षेत्र के होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जिसके लिए सारी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। जैसा आपको विदित है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 तारीख को है। अपने यहाँ पे 1499 बूथ थे, 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। इन सबकी ईवीएम्स और जो इलेक्शन का मटेरियल होता है सारा हमारे स्ट्रांग रूमों के अंदर सील्ड है।
और मतगणना दिवस के लिए प्रॉपर जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था होती है पूरी हमने की है। 3 स्तरीय ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है तथा जो मतगणना अपने जो काउंटिंग हॉल होगा ये शहीद खबर अलवर से है, जहां पर शराब के नशे में युवक ने जमकर हंगामा किया है। इसके साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। आपको बता चले, शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबास बीच गोदाम पर अज्ञात युवकों ने दर्जन भर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि जब उन्होंने कैमरे चेक किए तो उसमें से 8 से 10 युवक कार के शीशे तोड़ते और गाड़ी से सामान निकालते नजर आए, जिसके बाद मौके पर पीड़ित ने 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उसकी गाड़ी से एक लैपटॉप और 50,000 नगद चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये एक्चुअली क्या था कि सुबह मेरे फादर डॉगी को घुमाने गए थे बाहर, तो मेरी गाड़ी एस क्रॉस और एक गाड़ी मेरे चचेरे भाई की है स्विफ्ट, ये बाहर खड़ी हुई थी। उनके शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने मेरे को आवाज़ दी कि बोलो भाई गाड़ी के शीशे टूट गए। मैं बाहर गया तो हमारे चाचा जी का कैमरा लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, वहाँ से मैंने क्लिप मंगवाई तो पता लगा कि 8-10 लड़के थे जिन्होंने वीडियो बनाते हुए शीशे तोड़े और सामान गाड़ी में से निकाल लिया। उसके बाद में फिर ये सीधे भागे सर्किल की तरफ, मनमार सर्किल की तरफ, ज्योतिराव फुले सर्किल की तरफ। वहाँ से फिर हम लोग आगे गए तो 2 गाड़ियों के शीशे और टूटे हुए थे, वो भी हमारे परिवार की गाड़ियाँ दोनों। तो वहाँ से फिर हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास हम लोगों ने गली में जा करके देखा, गली में एक कैमरा और लगा हुआ था गिराज चौधरी जी का। वहाँ से पता लगा ये 8-10 लड़के थे जो आए थे। फिर हम उस जगह पे गए जहाँ से ये घूमे थे, वहाँ पे एक कृष्णा पीजी, वहाँ पे 2 लड़के मिले, एक तो अभिषेक नाम का है और एक दूसरा लड़का भी है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ में आए थे, मैंने उनको बाहर तक छोड़ा था। उन्होंने शीशे तोड़े, बेसबॉल का डंडा था उनके आवाज़ में। तोड़ने के बाद में उन्होंने सामान वामान भी निकाला है। फिर बोलो मैं डर की वजह से मैं पीछे भाग गया। अब मैं उनको वो स्कीम 2 में रहते बताए। अभी हम खबर अनूपगढ़ से है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े लाखों रुपए के नगद और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। आपको बता चले, मामला शहर के वार्ड नंबर 14 का है, जहां पीड़ित शख्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और इस दौरान चोरों ने मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अलमारी में रखे सोने और चांदी की ज्वेलरी और करीब 30,000 रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बता चले, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में मतगणना की अब बारी आई है। हालांकि आपको बता चले, बाली विधानसभा क्षेत्र कहने को तो बीजेपी का अभेद दुर्ग है, क्योंकि आखिरी बार कांग्रेस 1985 में जीती थी। यहां कांग्रेस के हारते जाने की शुरुआत 1990 से हुई थी। साल 1990 से 2018 तक लगातार 8 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती रही है। साल 2002 के उपचुनाव से लगातार 5 बार पुष्पेंद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी निर्वाचित होते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के यहां जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। जातीय समीकरणों की माने तो कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम झाकड़ के पक्ष में ओबीसी लामबंद हुई हैं। बीजेपी के वोट बैंक जरवा और साथ ही जाट समाज का झुकाव होने से जीत का माहौल बनता नजर आ रहा है। अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर बढ़ती ठंड के कारण लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता चले, लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इसी के मद्देनजर राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ने से कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज की गई, जो कि सामान्य से काफी कम है। वहीं बात अगर बीकानेर की करें तो यहां भी सर्दी का असर काफी होने लगा है और जहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसा ही हाल कुछ सीकर में भी है, जहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। आलम यह है कि सर्द हवाओं से लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। खबर अजमेर से है, जहां पर विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई है। 1 दिसंबर को पूरे देश भर में एड्स दिवस मनाया जाता है, जहां पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली सुबह 9:30 बजे शुरू हुई, जो बजरंगगढ़ होते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंची। इस रैली के माध्यम से एड्स को लेकर आमजन में चल रही भ्रांतियों को दूर करने और लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। ईआरटी सेंटर की ओर से जेएलएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 1 दिसंबर की सुबह 9 बजे अस्पताल के बाहर एक जागरूकता प्रदर्शन भी लगाई गई, जिसमें मरीजों के सवालों के जवाब दिए गए हैं।
जैसा कि आपको सबको मालूम है, आज 1 दिसंबर है। ये पूरे दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज ये रैली निकाली गई है। इस रैली का मेन उद्देश्य ये है कि आम जनता जो कि HIV एड्स के बारे में उनके मन में कितनी भ्रांतियाँ हैं कि HIV एड्स छूने से फैलता है, HIV एड्स ऐसे फैलता है, वैसे फैलता है, उसके लिए जागरूक हो सके और मोटिवेट हो सके कि HIV एड्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो छूने से फैलती है। इसका भी उपचार है जो कि पूरी दुनिया में दवाई के रूप में किया जा रहा है। इसके साथ ही में इस रैली का दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि HIV एड्स फैलता कैसे है, तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये रैली JLN मेडिकल कॉलेज जो पोर्च है वहाँ से निकाली गई है और जो कि बजरंगगढ़ तक गई और वापस आई है। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको कोटा से बता दें, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बता चले कर्ज की वजह बताई जा रही है। खबर कोटा जिले के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र से है। बताया जा रहा है युवक ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज ना चुका पाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ये योगेश राज शर्मा, पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 45 वर्ष, निवासी आकाश नगर बोरखेड़ा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना सुधा हॉस्पिटल से हमें मिली। तो मैं सुधा हॉस्पिटल गया, वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहाँ से डेड बॉडी को रात में ही MBSH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया और अभी पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सपोर्ट किया जाएगा। अभी तक कोई कारण समझ में नहीं आया है, कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई लड़ाई वगैरह, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम अभी करवा करके सब बात करेंगे टोंक की, जहां पर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का आखिरकार खुलासा किया है, जिसके बाद खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। बता चले आपको टोंक में DSC और बरौनी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी हुई 15 बाइक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बाइक की चोरी के अपराध को कबूल किया है। टोंक के SP राजश्री राज वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए SP आदर्श चौधरी और बरौनी थाना अधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हमारे सामने आ रही थी, तो इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हमने एक विशेष टीम का गठन किया और इस विशेष टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को हमने पूछताछ करने के लिए डिटेन किया था और इनसे फिर पूछताछ में फिर इन्होंने कई चोरियां कबूल की और पिछले 2 दिनों से हमारी टीम उनसे जो भी हमें पता चला उस पर कार्रवाई करने में लगी हुई थी और पिछले 2 दिनों में हमने करीब 15 2 व्हीलर्स जो है अभी रिकवर किए हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो अपने टोंक ज़िले की है, कुछ घटनाएं ये जयपुर की भी बता रहे हैं। तो हमने स्टेट लेवल पर भी QST करवाया है कि जहाँ जहाँ जो मोटरसाइकिल चोरियाँ हुई हैं उन नंबरों की, उनसे हम संपर्क करके वहाँ FIR दर्ज है, तो फिर इनको प्रोडक्शन वारंट पर वहाँ भी भेजा जाएगा इन मुलजिमों को। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर पुलिस ने आखिरकार निर्मम हत्या का खुलासा किया है। बता चले मासूम की हत्या की गई और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अजमेर के नसीराबाद स्थित मोतीपुरा के जंगल में मासूम की हत्या कर शव को फेंकने वाला मामले में अब शव की पहचान हो गई है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के पिता मजदूरी करता है और मेडिकल बोर्ड बच्चे का आज पोस्टमार्टम करा सकता है। इस मामले में अभी तक बच्चे की मां के बारे में पता नहीं लगाया गया है। बता दें, नसीराबाद भिलवाड़ा राजमार्ग पर मोतीपुरा के जंगल में एक 8 साल के बालक की लाश मिली थी। हत्यारे ने बालक की हत्या निर्मम तरीके से कर दी थी। कल जो एक बालक की लाश मोतीपुरा सरहद के अंदर मिली थी, उस बालक की आज राम मालिया पुलिस थाना बिनाय क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों ने अपने गांव का बच्चा होना बता करके संपर्क किया। कुछ लोगों ने आकर के उसे अपने गांव का बच्चा होना पहचाना है, लेकिन उसका पिता, बच्चे का जो पिता है वो उससे संपर्क नहीं हो पाया और पिता अजमेर में कहीं मजदूरी करता है, टेलीफोन अपने पास नहीं रखता है, तो पिता के आने पर ही अंतिम पहचान और आगे की कार्रवाई हो पाएगी। माँ का भी संपर्क नहीं हुआ है, माँ कहाँ है ये पता नहीं है। पिता आएंगे तो पिता से जानकारी मिलेगी। ये बच्चा 28 तारीख को निकला था
किसके साथ निकला था सर? ये इसकी मदर के साथ ही निकला था, ये सूचना आ रही है। मैं तो वैसे बाहर रहता हूँ अजमेर। इसका नाम क्या है बच्चे का? बच्चे का नाम विशाल है। आपको की सूचना कैसे लगी? सूचना ये अपने व्हाट्सएप में पढ़ा ग्रुप में, इसी वजह से, और फिर गांव में फ़ोन करके पूछा तो पता लगा शक्ल से कि भाई यही बच्चा हो सकता है। क्या किसी पे शक है आपको? शक तो साहब 3-4-5 साल तक इसकी मम्मी थी जो वो गलत आचरण था और अवैध संबंध थे, और पहले भी 2-3 बार इसको पकड़ चुके हैं अपन घर पे गांव में। अभी माँ घर ही है या? माँ का वो परसों से निकली हुई है, उसका अता पता नहीं है। और पिताजी? पिताजी जो है अभी एट प्रेजेंट में अजमेर है, वो आ रहे हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में स्नैचर के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रही हैं। आए दिन स्नैचिंग की घटना को अंजाम होते हुए नजर आ रही है। बता चले लगातार महिला के साथ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया स्नैचरों ने। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जहां टेंपो से उतरते वक्त चोर महिला के गले से चेन तोड़कर भाग गए, जिसके बाद पीड़ित महिला के पति ने थाने में इसकी शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला अस्पताल जा रही थे, इस दौरान ये वारदात हुई है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी खंगालते हुए मामले में आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जी बाबू जी, आप कहाँ जा रहे थे और क्या वारदात हुई? हमें ये क्या नाम है भैया, राजस्थान का, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, जिसमें एक्सरा कराने जा रहे थे मॉल के अंदर, वैशाली नगर में, आनंद नगर के सामने है ये। वहाँ से एक्सरा करा के हम वापस बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में हमने रिक्शा वाले, ऑटो वाले से बात करी, भाई वहाँ शारदा वाले के जाना हमारे को, तो हम बैठ गए भैया। हम 2 जने बैठे थे उस टाइम। उसके बाद आगे चलने के बाद में उसमें 2 लेडीज़ थी, साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, एक शायद उसने सूट में थी शायद, और एक लड़की थी उनके साथ। तीनों बैठे। बैठने के बाद में हमने उसको कहा, यार भैया ये तो इतने जनों को बैठा रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा, भाई यार अब आप यहीं तो उतरोगे बाबू जी, आप शारदा के। ठीक है भाई, बैठा ले। उसके बाद में चलने के बाद में आगे बढ़ाने के बाद 2 औरतों को और उसने बिठाया। तो जब 2 औरतों को बिठाने के बाद पूरी भीड़ हो गई, उसमें जगह नहीं थी। तो उस वाइफ का उन्होंने क्या पता किसने भी पैर दबाया, पैर ने छोड़ रही है, चिल्ला रही है मेरी वाइफ, तो उसकी सुनाई नहीं करी उन्होंने। तो उतरने के बाद मैंने उसको कहा, यार भैया इतनी सवारी बिठाते हो आप, पैर दब रहा, कुछ बोल नहीं रहा। तो उसने मेरे से कहा कि यार भैया माफ़ी चाहता हूँ आपसे, गलती हो गई मेरी, बिठाने की थी। इतनी बात करने के बाद हम उतर गए। खबर सिरोही से है, जहां पर वन्यजीव भोजन की तलाश में लगातार शहरों की सड़कों पर नजर आ रही हैं। बता चले सिरोही में इन दिनों वन्यजीव की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। वन्यजीव भोजन की तलाश में अक्सर शहर की सड़कों पर पहले भी कई बार देखी जा चुकी हैं। बीती शाम पांडव गुफा में 4 भालू एक साथ देखे गए। ये वन्यजीव भोजन की तलाश में जंगल से शहरी इलाकों की ओर चले आते हैं। ऐसा सिलसिला पिछले काफी लंबे समय से बना हुआ है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर कार्यालय के उद्घाटन पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता चले जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अविका कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन विकास कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के महंत और बीजेपी के हवा महल से विधानसभा प्रत्याशी बालमुकुंद आचार्य ने शिरकत की। उनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बालमुकुंद आचार्य ने कार्यालय के उद्घाटन पर अपनी शुभकामनाएं प्रशिक्षित की, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन और विजन को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करने का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उनको जनता की आंखों की तारा की संख्या दी और देश का गौरव वापस लौटने वाला नेता बताया है। नया कार्यालय और इसके द्वारा गतिविधियां तेज गति से बढ़े और इस राष्ट्र को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन को पूरी देश और दुनिया में पहुंचाने का काम आप जो कर रहे हैं, करेंगे, उसके लिए बहुत सारी बधाई है। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके और आज सर्वोच्च पद इस भारत का जो गौरव था उसे वापस लौटाया, पूरी देश और दुनिया में उनकी आँखों में, उनकी आँखों के तारे बन गए और पूरे देश और दुनिया आज मोदी जी की फ़ैन है। पूरी दुनिया को उन्होंने अपना फ़ैन बना लिया। तो जो कार्य वो कर रहे हैं, जो उनका मिशन है, उसको यहाँ के द्वारा और गति मिलेगी
और उस कार्य की गति के साथ में उस कार्य को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूँ। इस समय हम बीजेपी राजस्थान के अविका कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ में विकास कुमार शर्मा जी हैं। विकास जी, आज कार्यालय आपने खोला है अपनी बिटिया जी के नाम पे, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इस कार्यालय का? इसका हमारे मानसरोवर क्षेत्र की सांगनेर विधानसभा के तहत में जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता रहेंगे उनके लिए मैंने ये उपयोग के लिए खोला है। और ये सभी युवा मोर्चा या महिला मोर्चा या संगठन के सभी पदाधिकारी के उनके हिसाब से मैंने उनके उपयोग के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन करवाया है आज। अक्सर देखा जाता है जब भी नए कार्यालय खुलते हैं तो तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो आपकी क्या कुछ भूमिका आगे होने वाली है? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन जिस हिसाब से उपयोगी समझेगा, जहाँ भी मुझे उपयोग करने की मेरे से आशा करेगा, मैं वहाँ पे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अग्रिम जो रिज़ल्ट जो अब आने वाले हैं 3 तारीख को, उस बारे में आपका क्या कहना है कि कयास कई तरह के हैं? जी, हम 135 प्लस में मैं वॉर रूम प्रभारी भी रहा हूँ, राजस्थान वॉर रूम का प्रभारी भी रहा हूँ और व्हाट्सएप चैम्बर प्रदेश प्रभारी प्लस आईटी का सह संयोजक भी रहा हूँ। तो सारे कयासों के हिसाब से कयास कुछ भी लगाए, मगर 135 प्लस में बीजेपी आज की तारीख में आराम से एग्जिट पोल में भी अब डिक्लेयर हो चुका है, तो 135 प्लस हम आराम से सीट निकाल रहे हैं। ये तो हमारे साथ विकास कुमार शर्मा जी, अविका कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में भाजपा की प्रदेश स्तर पर जो भी कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं वो इस कार्यालय से भी संचालित की जा सकती हैं। आने वाले भविष्य में इनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और संगठन के कार्यकर्ता के रूप में संगठन जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगा उस जिम्मेदारी को ग्रहण कर संगठन की ही मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में विकास जी का साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट में कयास आज कुछ भी भले ही लगाए जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट जो आएंगे वो बीजेपी को कहीं ना कहीं 135 प्लस पर लेकर जाएंगे और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 25 नवंबर को राजस्थान की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में 3 दिसंबर को यह फैसला होगा कि आखिरकार राजस्थान की सत्ता में कौन काबिज होगा। हालांकि प्रत्याशी लगातार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नवतेज टीवी ने हवा महल प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य से खास बातचीत की। राजस्थान में अब से 2 दिन के बाद में चुनावी परिणाम आएगा। हालांकि कयास दोनों ही पार्टियों की तरफ से अगर हम कहें तो लगाए जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी जीत का आश्वासन देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें क्योंकि आज लगभग हर समाचार एजेंसी ने 2 प्रकार के हम कह सकते हैं एग्जिट पोल दिखाए, एक तो एजेंसी का एग्जिट पोल और एक जनता का मत। तो हर समाचार एजेंसी के जनता के मत पर बीजेपी को कहीं ना कहीं जीतता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जाहिर सी बात है जनता की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। हमारे साथ हवा महल से बीजेपी प्रत्याशी हाथोज धाम के श्री 1008 बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, 2 तरह के एग्जिट पोल आज हर समाचार एजेंसी दिखा रही है। एक तो किसी कंपनी के द्वारा किया गया एग्जिट पोल और साथ ही साथ बगल में एक जनमत करके एग्जिट पोल भी दिखा रही है। जनमत वाले पोल में बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जो एजेंसी वाला एग्जिट पोल है वो लगभग बराबर सा आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? हम तो आश्वस्त हैं, क्योंकि जब 1 से 10 तक गिनती राहुल जी ने बोली थी और वो 10 दिन बीत गए थे, तो ये तय हो गया था कि कुशासन प्रारंभ हो गया है। इनकी झूठ की गारंटी अब फेल हो गई है और गह लूट की सरकार ने जिस प्रकार से लूट की और लूट के साथ में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और हमारी माताओं बहनों का जो दुष्कर्म के मामले लगभग औसतन 26 प्रतिदिन हुए, 35,000 मामले लंबित है। तो जो साल में 35,000 दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने एमएलएस को लेकर 5 स्टार होटल में रहता है और अपना समय पास करता है, तो हमारे देवतुल्य मतदाताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया था और डिलीट का बटन उसी समय तय कर लिया था कि दबाना है। तो हम आश्वस्त हैं और पूर्णतः जीत निश्चित है। और हमारे जो
जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुमत का आंकड़ा, हम उससे कई गुना आगे जाने वाले हैं। और हवा महल की हवा चल चुकी और पूरे प्रदेश में कमल खिल चुका है। अब औपचारिक जो घोषणा है वो 3 तारीख को दोपहर तक स्थिति आपके सामने होगी। इसलिए क्या कोई कयास लगा रहा है ये मायने नहीं रखता। जो मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है वो आशीर्वाद अब बैलेट के रूप में उपस्थित है और जो गहलोत जी सपना देख रहे हैं वो टूटने वाला है। महाराज जी, हवा महल से आपको टिकट मिला, हवा महल से आपने अपनी पूरी तैयारी की और कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से परकोटे में आपने एक अभियान सा छेड़ रखा है मंदिरों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को लेकर, परकोटे की जो प्रमुख समस्या है पलायन को लेकर। आने वाले टाइम पे आपकी सरकार बनेगी, आप मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट का दर्जा आपको मिलेगा, तो सबसे पहला कार्य आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार तो बनेगी तय है, अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कोई तय नहीं है। और सर्वोपरि पद मिला है इस समय देवतुल्य मतदाताओं की सेवा का। जब हमारे एक राष्ट्रीय संत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक मानते हैं, तो हम मानते हैं कि उनकी टीम के हम भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सेवक हैं। इसलिए सर्वोपरि पद है हमें सेवा का मिला है, वो पद हमारे लिए परिपूर्ण है। और उस पद के दायित्व मिलते हुए साथ में ही हम लोगों ने तय किया है कि हमारे परकोटे में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, तो जाम से हमें निजात दिलानी है। टूरिज़्म हमारा ज़ीरो हो चुका है, तो टूरिज़्म को हमें बढ़ाना है। साथ में परकोटे में व्यापारी भी पलायन कर रहा है, व्यापार चौपट हो गया है, तो व्यापार कैसे वापस बढ़े, पलायन रुके, व्यापारी भी वहाँ सुरक्षित रहे, व्यापार कर पाए, ये भी हमने उसके लिए पूरा प्लान किया है। और हमारा जो परकोटे का सनातनी लोग बहुत तेज़ गति से जा रहा है, ये चिंता का विषय है कि वो लाखों की संख्या में परकोटे से पलायन किया है और बहुत सारी कॉलोनियाँ पूरी गायब हो गई है और जो करोड़ों का मकान है वो 10-20 लाख में बिकाऊ है और लोगों ने अपने बाहर सबने बोर्ड लगा रखा है बिकाऊ है। तो ये चिंता का विषय है कि ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो कार्य रहा उसकी वजह से वहाँ का सनातनी भयभीत रहा और उसकी वजह से वह पलायन की ओर है और अपने बहुत महंगी चीज़, बहुत मुश्किल से कमाई हुई चीज़ों को वो बेच रहा है। और पूरे विधानसभाओं में यही स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या कि पिछले 5 साल में हमारे 300 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर थे, आप लोगों ने भी देखा, मैंने आप लोगों को बताया और इन्होंने कहा ये झूठ है और वो सच हमने बताया। उन सबको इन्होंने खंडित किया, मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों की भूमि पर मदरसे और अन्य क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ। हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई वो नहीं, सब परिवार है। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो गलत है। सनातनी कभी भी ऐसा काम नहीं करते किसी अन्य स्थान पर जाकर किसी के ऊपर कब्जा करना, ऐसा हम लोगों का स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। परकोटे में हमारी विधानसभा में सरकारी स्कूलों की कमी है, हमें और बढ़ाना है। जो स्कूल है उन्हें अच्छा बनाना है, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे हमें तैयार करना है। हमारे यहाँ डिस्पेंसरियों की कमी है, हमें डिस्पेंसरियाँ और बनानी है। स्पोर्ट्स एकेडमियों की कमी है, वो बनानी है। स्टेडियम को बढ़िया करना है और स्टेडियम तैयार करने हैं छोटे छोटे। और सबसे बड़ी मातृशक्ति की बहनों की सुरक्षा हम चाहते हैं। जहां माताओं बहनों का आवागमन ज़्यादा है, सब्जी मंडी से लेके बाज़ार, उन सब में कैमरे लगाएं, महिला स्क्वाड की ड्यूटी लगावें, महिला पुलिसकर्मी उनकी निगरानी करें, रोमियों का समय पर वहीं पर तुरंत इलाज करें। और जितने भी हमारे बालिका विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उन सब विद्यालयों पर हमें महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी रखनी है, हमने ऐसा तय किया है। और माताएं बहनों की जो चैन टूटना, पर्स छिनना, ये सब घटनाएं हैं, ये पूर्णतः रोकना है। शहर में हमारी हवा महल विधानसभा में बारिश के समय में लगभग 3 से 4 फीट पानी भरता है, घर के बर्तन और पलंग घर के बाहर आ जाते हैं, तो उस ड्रेनेज प्लान को ओके करना है। आज भी नालियां, रोडें टूटी फूटी पड़ी है, सिविल लाइनों का पानी लोग पीने को मजबूर हैं। 75 साल अमृत उत्सव चल रहा है, मोदी जी का अरबों रुपया यहाँ राजस्थान में आ चुका है। उसके बाद 5 साल गहल लूट की सरकार ने लूट के अलावा कुछ किया नहीं, 5 स्टार होटल में रहने के अलावा कुछ किया नहीं, और 5 साल सिर्फ खाली बयानबाजी किए, विज्ञापन किए, विज्ञापनों में अरबों रुपये बर्बाद किया और इस प्रदेश को आज कर्जे में दूसरे नंबर पर ला छोड़ा। तो हमें बहुत सारी समस्याएं सामने है, चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास एकमात्र विकल्प है, वो कमल का फूल है। कमल का फूल खिल गया तो ये माने सारे काम हो गए। हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, इनका साफ तौर पर कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम 3 तारीख को आ रहे हैं उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और हवा महल क्षेत्र में जो विकास के काम रुके हैं और भी तुष्टीकरण के जो कार्य पिछले 4.5-5 साल में वो तमाम कार्य बंद होंगे। हवा महल क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान विकास की एक नई गति मिलते हुए दिखाई देगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
चलिए न्यूज रूम के लाइव के खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।